दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कुछ पल के लिए आपके दिल की धड़कन थम जाए तो क्या होगा? दिल सिर्फ हमारा एक बॉडी पार्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की रफ्तार है, हमारी सांसों की ताकत है। बिल्कुल अतिका जी। और पहले ऐसा होता था कि दिल की बीमारी का नाम सुन के ना डर बैठ जाता था कि अब उसका इलाज कराना पड़ेगा, सर्जरी होगी, लंबा आराम होगा और भी कई अनजाने खतरों का डर रहता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। न्यू टेक्नोलॉजी से इलाज अब बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल सटीक और इसके साथ ही ज़्यादा सुरक्षित। तो इसीलिए इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने दिल की आवाज़ को बिल्कुल भी अनसुना ना करें। न्यू टेक्नोलॉजीज़ अपनाएं और अपना सही इलाज कराएं। तो आज न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन कार्डियक इंटरवेंशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर डीडी मॉर्निंग शो में। डीडी मॉर्निंग शो के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सर स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हम दिल की बीमारी की बात कर रहे हैं, जिसको सुन के लोग बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं, लेकिन आजकल दिल की बीमारी के इलाज के लिए कौन कौन सी नई तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि कहा जाता है कि मेडिकल साइंसेज में सबसे ज़्यादा नई टेक्स का यूज़ होता है, उसमें कार्डियक लाइफ साइंसेज सबसे ज़्यादा जरूरी है। 1977 में पहली बार एंजियोप्लास्टी का उद्भावन हुआ था, जिसमें सिर्फ बैलून से डायलिटेशन किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई। आज की डेट में देखें तो AI पावर्ड एल्गोरिदम्स, वेरेबल डिवाइसेस, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, इवन जो पे वेल जिनकी पहले सर्जरीज की जाती थी और महीनों महीनों तक उनको हॉस्पिटल में रखा जाता था, आज की डेट में परक्यूटेनियसली मिनिमली इन्वेजिव के जरिए वेल को चेंज कर दिया जाता है और उसकी रिपेयर भी फिजिबल हो गई है, जिसको हम टैवर एंड माइट्रा क्लिप बोलते हैं। तो डॉक्टर तरुण, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज बिना सर्जरी के भी दिल का इलाज करना संभव है? यस, आजकल बिना सर्जरी के इलाज संभव है। इवन मैं बोलूँगा 95 to 96% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली प्रोसीजर्स मिनिमली इन्वेजिव या परक्यूटेनियस जरिए से हो सकते हैं। जी बिल्कुल। रोबोट और AI जैसी अगर तकनीकों की बात करें तो इलाज के लिए ये कितनी ज़्यादा सुरक्षित हो रही हैं? बिल्कुल, अगर रोबोट और AI का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि एक प्रिसीजन आ जाता है, और अगर प्रिसीजन के साथ साथ इसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क कम हो जाते हैं और सेफ्टी बढ़ जाती है। और कहीं भी आप बैठ के, इवन जहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है दूर दराज के इलाकों में भी, वहाँ भी सर्जरी पॉसिबल है। आप दिल्ली या NCR में बैठ के आप एक रिमोट एरिया में सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आजकल ये जो नए स्टंट लगाए जा रहे हैं उनकी क्या खासियत है? हम चाहेंगे कि आप थोड़ा हमें इलैबोरेट करके बताइए थोड़ा सर्जरी के बारे में, आज की न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जब ये स्टेंट आए थे तो इनकी जो थिकनेस थी बहुत ज़्यादा होती थी जी। तो उसमें क्या होता था कि इसमें रीस्नोसिस के रेट ज़्यादा हो जाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवॉल्व हुआ तो इसकी थिकनेस कम होती चली गई। पहले ये 150-160 माइक्रॉन्स के आते थे, आज की डेट में 55 माइक्रॉन के स्टंट आने लगे। पहले प्योर मेटल के होते थे, आज की डेट में ड्रग इल्यूटिंग स्टंट आने लग गए। और एक नया इसमें जो इवोल्यूशन आया है कि इसमें बायो रिएब्जोर्बेबल स्कैफोल्ड्स भी आ गए, यानी कि ये स्टंट धीरे धीरे अपने आप बॉडी से गायब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हीलिंग है वो नेचुरल तरीके से होती है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और चांसेस ऑफ रिकरेंस एंड रीसर्जरीज कम हो जाती हैं। जी। वॉल्व बदलने की जो बात होती है, तो अगर हम बात करें कि आजकल अगर वॉल्व बदलने की जो प्रोसेस होता है, जो वो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए क्या ज़्यादा सुरक्षित है? बिल्कुल, एक टाइम में ऐसा था कि जो हाई रिस्क केसेस होते थे, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स, उनको ये बोल दिया जाता कि वेरी हाई रिस्क फॉर सर्जरी, ये सर्जरी के लिए हाई रिस्क है, टेबल पे डेथ के चांसेस हैं, इनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, और वो धीरे धीरे उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। आज की डेट में ऐसे पेशेंट्स के लिए मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, हम टैवी बोलते हैं, टैवर बोलते हैं, उसके जरिए इनका वेल चेंज हो सकता है। इवन जो ये वेल्व आया है इसको आप लो रिस्क केसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, कॉम्प्लिकेशन कम है, इवन जो चांसेस ऑफ रिकरेंट सर्जरीज है वो भी कम है। सर इसके लिए एक सवाल ये उठता है यहाँ पे कि पहले जब वॉल्व चेंज कराने की बात होती थी, लोगों को लगता था कि बहुत ही जो इसका ट्रीटमेंट है या इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस तब में और अब में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला? अगर आप नॉर्मल सर्जरी के जरिए जाते हैं कोई भी सर्जरी करवाने के लिए, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 मंथ का टाइम लगेगा रिकवरी में। हीलिंग में टाइम लगता है और लॉट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, जैसे आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप मिनिमली इन्वेजिव तरीके से जाते हैं या परक्यूटेनियस अप्रोच से जाते हैं, तो आप अगर आज एडमिट होंगे तो कल आपका डिस्चार्ज पॉसिबल हो जाता है और परसों से अपना काम करने जा सकते हैं। तो आपका हॉस्पिटल स्टे कम हो गया, रिहेबिलिटेटिव कॉस्ट कम हो गई और आपकी रिकवरी फास्ट हो गई। तो डेफिनेटली इससे पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर तरुण, आज हम यहाँ पर दिल की बात कर रहे हैं, तो अक्सर अभी हम देख रहे हैं कि जो दिल की जो प्रॉब्लम्स है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। जब अगर हम जिम की बात करें, हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि जो एकदम इंसान फिट है
वो उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते या कम हो जाते हैं चांसेस। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये चीज़ उल्टा हो गई है, लगे जो जिम जाते हैं वहीं पर ही उन्हें अटैक्स आने लग जाते हैं एक्सरसाइज के वक्त पे, या नॉर्मली डेली रूटीन में हम देख रहे हैं कि जो आजकल रेट है, जो हमारा एज का जो फैक्टर है वो कम होता जा रहा है इस दिल की प्रॉब्लम्स में। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, जो पहले जो हार्ट अटैक के केसेस आते थे इंडिया में, उस 55-60 के बाद आते थे। अब एटलीस्ट 50% केसेस 50 ईयर्स से पहले आते हैं, नियरली 40% 40 ईयर्स से पहले आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो इसमें 95% कॉजेज है वो आपके लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि लोग सडन सीवियर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, अगर उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन है उसका भी फैक्टर आता है, और कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो भी एक अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपने फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप सडन सीवियर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो अनरेगुलेटेड है, और अगर आपने प्रॉपर चेकअप नहीं करवाएं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर, जैसे आपने कहा कि रतिका जी सवाल यहाँ पे आपने से पूछा, तो एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर हम 30 के ऊपर की एज की बात करें या उनसे कम एज की, आपका कहना है कि बहुत ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं या कोई ऐसी वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ दिनों में कुछ केस बच्चों में भी देखने को मिला कि 3 साल का बच्चा है या फिर 8 साल का बच्चा है, उन्हें भी हार्ट अटैक आया, उससे उसकी डेथ होगी। उसका क्या रीजन है? देखिए, हर जो एक कार्डियक अरेस्ट होता है हम उसको हार्ट अटैक की संज्ञा देते हैं, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के दोनों में डिफरेंस होता है। अगर बच्चों में अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसमें कॉजेज डिफरेंट होते हैं। जो एल्डरली पेशेंट्स या मिडिल एज में कार्डियक अरेस्ट होता है उसका डिफरेंस होता है। कार्डियक अरेस्ट ये होता है कि अगर आपने देखा कोई सडनली कोलैप्स कर गया है, सांस लेना बंद कर दिया, उसकी हृदय की गति रुक गई है। तो जो बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के कॉजेज होते हैं उसमें जेनेटिक अर्दमियाज हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और कुछ रेस्पिरेटरी कॉजेज भी हो सकते हैं। एल्डरली पेशेंट में अगर कोई कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें 95% हार्ट अटैक उसका कॉज होता है। जो आपका कार्डियक अरेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जिसमें आपकी हार्ट की गति रुक जाती है। जो आपका हार्ट अटैक है वो एक वेस्कुलर फिनोमिना है जिसमें जो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो थी एक अवेयरनेस की बात। अब वापस आते हैं टेक्नोलॉजीज़ पर। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि इससे पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस लौट सकता है और अपनी एक डेली जो रूटीन है उसे फॉलो कर सकता है? डेफिनेटली। एक तो जो प्रोसीजर का प्रिसीजन है वो बेटर हो गया है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो गए, रिकवरी फास्टर हो गई है। आप डिस्चार्ज के बाद ही पेशेंट को घर से में मॉनिटर कर सकते हैं, वो अपने ऑफिस में जा सकता है, वहाँ से मॉनिटरिंग हो सकती है। कहने का मतलब रिमोट प्लेसेस से मॉनिटरिंग फिजिबल है और उसको आप अलर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ सवाल ये कि अगर छोटे शहरों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या गाँव में और छोटे शहरों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? बिल्कुल। जहाँ जहाँ मोबाइल है, जहाँ जहाँ वाईफाई डाटा है या जहाँ डाटा है वहाँ वहाँ ये मॉनिटरिंग पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे के सारे वेरिएबल डिवाइसेज है, उनका डाटा आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि कोई अब वॉच पेन रखी है आपने या कोई AI सेंसर डिवाइस रखा हुआ है तो उसका डाटा आप रिमोटली भी मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर तरुण, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, तो जब टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है तो हम समझते हैं कि थोड़ा खर्चीला शायद हो सकता है। तो क्या हम ये कहें कि इन ट्रीटमेंट का खर्च जो है वो आम लोगों के लिए संभालना आसान होता है? कि देखिए, 2 तरह की कॉस्ट आती है। एक तो इनिशियल कॉस्ट आती है, एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट आती है। अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें, डेफिनेटली जब टैक्स आती हैं तो कॉस्टली होती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की कॉस्ट बात करें तो अगर आप देखेंगे कि जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, आपका प्रोसीजर टाइम कम हो जाता है, आपकी विजिट्स कम हो जाती है और आपकी रिपीट सर्जरीज कम हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें कम हो जाएगी तो अगर आप लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉस्ट कम हो जाती है। नई मशीनों की बात करें, 3D इमेजिंग की बात करें, तो किस तरीके से इलाज में ये ज़्यादा सटीक मतलब इलाज को कैसे ज़्यादा सटीक बनाती है? देखिए, इमेजिंग 2 तरह से होती है। तो जो प्रोसीजर्स हम करते हैं उसमें आप इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग कर सकते हैं। तो उससे जो जैसे आप स्टेंट प्लेस कर रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन आया नहीं आया वो कर सकते हैं। जब अब्लेशंस की बात करते हैं तो 3D इमेजिंग से अगर अब्लेशंस करते हैं तो प्रिसीजन आ जाता है, जो सर्जरी का टाइम होता है वो कम हो जाता है, उससे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है और सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इमेजिंग बहुत हेल्प करती है आज की डेट में आपको प्रिसीजन के लिए। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो आजकल एक नया नाम भी हम सब सुन रहे हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में, कि रोबोटिक सर्जरी से काफ़ी जो है सर्जरीज आसान हो गई हैं पहले से और चीज़ें काफ़ी उससे सहूलियत हो गई है। तो ऐसे में क्या भविष्य में क्या दिल का इलाज भी रोबोट के ज़रिए किया जा सकता है? जी बिल्कुल। आज की डेट में काफ़ी सर्जरी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, इवन इंटरवेंशंस भी रोबोट से पॉसिबल है, क्योंकि इससे आप देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स से बड़े फाइनर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इवन जो एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को ट्रेमर्स आ रहा है उसको भी नेगेट किया जा सकता है और कहीं ना कहीं प्रिसीजन आ जाता है। और दूसरी बात, जो इंसिजन्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। जब भी इंसिजन स्मॉल होगा उसमें क्या होगा कि आपको ब्लीडिंग रिस्क कम रहेगा, इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा, रिकवरी फास्टर होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको इम्प्रूवमेंट लाता है आपके प्रोसीजर में।
जी। आज के हम युवाओं की बात करें, इस जनरेशन की बात करें सर, तो उनकी जो दिल की बीमारियां हैं उसके लिए जो नई तकनीकें हैं कितनी मददगार साबित होंगी? देखिए, फर्स्ट थिंग कि आप जो भी आप आजकल रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर जी। कोई भी ब्लड टेस्ट करवाया है, वो आपको एनालाइज करके दे देता है कि ये चीज़ें आउट ऑफ रेंज है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं। जी। तो जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है किसी भी चीज़ का, वो बेटर हो जाता है। ऐसे ईसीजी आप करवाएंगे जहाँ कोई सिर्फ ईसीजी मशीन है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, तो वहाँ भी वो आपको एनालाइज करके दे देगा कि ईसीजी में ये एबनॉर्मलिटीज़ है। तो आपका जो रिस्क एनालिसिस हो गया आपके रिपोर्ट्स के बेस पे, वो बेटर हो गया है। आपको जो प्रिवेंटिव केयर है वो उससे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ये मेरा फैक्टर है। जैसे कि आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया कि आपका लिपिड ज़्यादा है, जी। तो अब वो आपको बता देगा कि आपका लिपिड ज़्यादा है, आपको ये करने की ज़रूरत है। तो आप एटलीस्ट जो लाइफस्टाइल मेजर्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपका रिस्क असेसमेंट है, या आप इंडिविजुअलाइज केयर कर सकते हैं, यानी कि आप एक का जीनोम देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कारगर रहेगा या कौन सी ट्रीटमेंट उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो आप इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट कर सकते हैं सारी एल्गोरिदम के बेस पर। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बताया कि रिस्क कम हो जाता है, तो मतलब पहले से अगर हम कहें कि जो आज की जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी नए तरीके आ गए हैं आज सर्जरी को लेकर, इनकी वजह से आज जो ये हार्ट का जो हम ऑपरेशन करते हैं उसके जो रिस्क है वो पहले से और अब में कितना फ़र्क आया है और कैसे फ़र्क आया है? बिल्कुल, अगर जो कहा जाता है कि जो पहले सर्जरीज होती थी, अब सर्जरी होती थी, जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, रिकवरी टाइम काफ़ी फास्ट हो गया। अगर रूटीन कार्डियक सर्जरी की बात करें, जहाँ रिकवरी में एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स लगते थे, आज की डेट में 1 और 2 वीक्स में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। जो रिहेबिलिटेशन की बात करें, जहाँ 2-3 महीने का टाइम लगता था, आज की डेट में 1 मंथ में पेशेंट रिकवर सर कर यही जाता आपसे है। एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि पहले इतना वक्त क्यों लगता था, जो आज 2-3 महीने का वक्त जो है वो आज 1 हफ्ते में ट्रांसफ़र हो गया है? अगर आप बात करें कार्डियक सर्जरीज की, कार्डियक सर्जरी में पूरा का पूरा स्टर्नम काट के सर्जरी की जाती है, उसको अच्छा। एक्सपोज किया जाता है। तो इतनी बड़ी मेजर बोन को अगर आप कट करके सर्जरी करेंगे तो हीलिंग में टाइम लगेगा। आजकल मिनिमल रोबोटिक सर्जरी के जरिए फ्यू पिन होल्स के जरिए सर्जरी हो जाती है, फ्यू स्टिचेस लगेंगे, आपको सर्जरी हो जाएगी। रिकवरी, स्पेशली जो वेल प्रोसीजर्स हैं, कॉम्प्लेक्स वेल प्रोसीजर, वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गए हैं। बिल्कुल। तो सर अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो इलाज से पहले वो किस तरह की सावधानियां, किन बातों का ध्यान रखे, हम विस्तार से जानना चाहेंगे, ताकि अगर प्रॉब्लम है तो वो पहले ही ठीक हो जाए, उनको फिर ऑपरेशन के लिए ना जाना पड़ा जा सके, वो कि ऑपरेशन ना करना मतलब पड़े। आगे बिल्कुल। जो है रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो पहले से ही कम हो जाए। जी। जी, देखिए 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो तो आपके जेनेटिक फैक्टर्स, आपकी एज, अगर आप मेल है फीमेल सेक्स उसके अकॉर्डिंगली, तो इन चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आप चेंज कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो आपकी हार्ट प्रॉब्लम से अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का कंट्रोल कर लेते हैं तो आप 95% तक अपना रिस्क कम कर सकते हैं। अगर आप ओबीज हैं तो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज कर। अगर आप अपना डाइट ठीक नहीं ले रहे हैं तो उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस बना सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ और आपको हाइपरटेंशन है उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग को बंद कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस करते हैं तो आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अगर पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं तो अपने आसपास प्लांटेशन कर सकते हैं या आप उसके मेजर्स कर सकते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स कम कर सकते हैं तो आप अपने रिस्क को 95% तक कम कर सकते हैं। तो ये तो आपने मॉडिफाइबल फैक्टर्स की आपने बात की, जैसे हम खुद से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। एक नॉन मॉडिफाइबल की जैसे कि आपने जिक्र किया, तो उसमें जिस तरह से अगर हम बात करें कि जेनेटिक भी एक प्रॉब्लम ये रहता है, तो उसको कैसे हम बिल्कुल, देखते हैं? जैसे कि अगर आपने देखा किसी की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क है या सडन कार्डियक डेथ का रिस्क है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप उसके कुछ मार्कर्स करवाएंगे, स्पेशल लिपिड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी को जेनेटिक हाइपरलिपिडीमिया, फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसका अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो डिजीज़ बनने से पहले ही आप उसको कंप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। किसी की फैमिली में कार्डियोमायोपैथी इलनेस है, तो अगर ऐसे पेशेंट, स्पेशली हम इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, अगर ऐसे पेशेंट एक्सरसाइज में चले जाते हैं बिना अवेयरनेस के तो उनकी सडन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को फैमिली में सडन कार्डियक डेथ है, सिंपल एक ईसीजी को करवा लेते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ इसमें कार्डियोमायोपैथी है, तो आप उसको बता देते हैं भाई आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सिर्फ कार्डियक एक्सरसाइजेस करनी है, तो उससे उसका रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो डॉक्टर तरह हमने पहले की भी बात की, अब की भी बात की, अगर हम आने वाले समय की बात करते हैं तो आने वाले वक्त में कार्डियक ट्रीटमेंट को लेकर किस तरह की हम नई फैसिलिटीज़ हम देख सकते हैं? देखिए, एक तो बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की। जैसे आपने अपना एनालिसिस करवाया तो ये नहीं कि आपको एक प्रॉपर एक एल्गोरिथम के थ्रू जाना है, आपको अपना पर्सनल ट्रीटमेंट मिल जाएगा कि ये ड्रग्स आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी, ये नहीं रहेंगी जी। और ये आपका रिस्क है, लाइफ टाइम रिस्क है। अगर आपको अपना रिस्क पता लग गया तो आप उसको प्रिवेंटिव इनिशियली आप उसको अपनी लाइफ में एनरोल कर सकते हैं। दूसरा कि आपको
फैमिली रिस्क भी पता होता है, तो उसको आप अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपेटेबिलिटी आप देख सकते हैं, अगर मान लो 2 इंडिविजुअल्स हैं जो शादी करने जा रहे हैं, तो आप उनके जीन्स को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई जो मिक्सिंग होगी तो क्या पैटर्न्स रहेंगे या क्या डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो काफ़ी जब AI आएगा उस चीज़ में, तो आपको सारे फैक्टर्स को मॉडिफाई करके आपको बता देगा कि ये आपका लाइफ टाइम रिस्क है और ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने हैं। तो मतलब कुंडली के साथ साथ हम ये चीज़ें भी मैच करें। बिल्कुल, आजकल ऐसी वेबसाइट्स भी आने लगी हैं या आने वाली हैं जो आपको मैचिंग बताएगी। जी बिल्कुल। थैंक यू। न्यू टेक्नोलॉजीज इन कार्डियक इंटरवेंशन से इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें हमारे दर्शकों को देने के लिए।